كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थियरी, कोहलबर्ग का अखलाकी नशोनुमा का नज़रिया। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। कोहलबर्ग ने बच्चों में अखलाकी नशोनुमा किस तरह होती है पेश करने की कोशिश की। ठीक है, जो पियाजे था उसने क्या बताया कि बच्चों में वक़ूफ़ी नशोनुमा यानी कि इदराकी नशोनुमा या फिर जहनी नशोनुमा किस तरह से होती है वो पियाजे ने बताया। और जो वाइगॉट्स्की था उसने भी क्या किया, पियाजे के नज़रिए को आगे बढ़ाया और उसने भी बताया कि जो जहनी नशोनुमा है वो बच्चों में किस तरह से होती है और उसमें किस तरह से समाज मदद करता है और उसमें ज़बान किस तरह से अहम रोल अदा करती है, ये वाइगॉट्स्की ने बताया। नेक्स्ट हम देखेंगे कोहलबर्ग। जो कोहलबर्ग है इसने भी जहनी नशोनुमा के नज़रिए को और मज़ीद आगे बढ़ाते हुए उसमें अखलाकी नशोनुमा किस तरह से होती है वो पेश करने की कोशिश की। किसने? कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग ने अपनी तहक़ीक़ात और तजुर्बात की बुनियाद पर जो पियाजे का नज़रिया था उसको बेहतर बनाने की कोशिश की। ठीक है, तो इसके कुछ अहम टर्म्स हैं। फ़र्स्ट है मोरालिटी। फ़र्स्ट क्या है? मोरालिटी। मोरालिटी किसे कहेंगे हम? जो अखलाक़ी इक़दार होते हैं उसे हम कहेंगे मोरालिटी। वो क्या होते हैं? यानी कि वो उसूल, हमारे वो उसूल जिसके ज़रिए हम एक चीज़ सही है या फिर एक चीज़ गलत है जो बोलते हैं ना, तो उसे हम कहेंगे मोरालिटी। अगर हमारे अंदर मोरालिटी है तभी हम सही गलत की पहचान कर पाएंगे। ठीक है, हमारी जो डिसीजन लेने की सलाहियत है कि हम किसी भी सवाल के हल करने के लिए जो चुनते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, किस डायरेक्शन में जाएं तो सही होगा या फिर किसकी मदद करें तो सही होगा, तो वो हम जो जहन में सोचते हैं तो उसे हम कहेंगे मोरालिटी। क्या सही है क्या गलत है, किस बेस पे हम डिसीजन लेते हैं उसे हम कहेंगे मोरालिटी। नेक्स्ट है मोरल डायलेमा। नेक्स्ट क्या है? मोरल डायलेमा। तो डायलेमा मतलब एक कश्मकश वाली सूरत हाल, उसे हम क्या कहेंगे? डायलेमा। तो हमारे पास कश्मकश की सूरत हाल कब पेश आती है? जब कोई ऐसा मतलब एक प्रॉब्लम आ जाती है जब हमें कोई दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चुनना है। ठीक है, कोई दो रास्ते हमारे पास है लेकिन हमें चुनने में मुश्किल पेश आ रही है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, या फिर दो भी अहम लगते हैं लेकिन कोई एक चुनना है उसमें से। जैसे कि कोई टीचिंग करता है तो उसके लिए जो उसका नेटिव प्लेस है यानी कि इंडिया, यहाँ पर वो टीचिंग करना चाहता है लेकिन यहाँ पर उतनी सैलरी नहीं मिलती, तो वो सोचता है कि वो कहीं और दूसरी कंट्री में जाकर टीचिंग कर ले। तो यहाँ पर उसके सामने ये मुश्किल है कि यहाँ पर फैमिली है और उसको अगर दूसरी कंट्री में जाएगा तो फैमिली वहाँ पर साथ में नहीं आएगी, अगर वो यहाँ पर करेगा तो उसको सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ पर उसके सामने डायलेमा है, कश्मकश है कि वो कौन सा रास्ता चुने, उसके लिए बेहतर क्या होगा। तो वो बहुत ही गौर व फिक्र और उसका जो मोरालिटी है उसकी बेस पर एक फ़ैसला लेता है कि वो या तो इंडिया में रहेगा या फिर वो कहीं और दूसरी कंट्री में जाकर जॉब करेगा। तो जब वो कश्मकश की सूरत हाल में फंस गया था तो वैसी सिचुएशन को हम कहेंगे मोरल डायलेमा। क्या कहेंगे? मोरल डायलेमा, यानी कि वो सूरत हाल जिसमें बच्चा जहनी तसादुम का शिकार हो जाता है। जब बच्चे के पास एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं और उनमें से किसी एक को चुनना होता है और वो समझ नहीं पाता, वैसी जहनी सूरत हाल को हम कहेंगे मोरल डायलेमा। ठीक है, क्या कहेंगे? मोरल डायलेमा। नेक्स्ट है मोरल रीज़निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मोरल रीज़निंग। अब मोरल रीज़निंग क्या है? ये एक ऐसा जहनी अमल है जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ के फ़ैसले पर आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्ज़ाम्पल देखी थी एक पर्सन की कि उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो इंडिया में रहकर जॉब करे या फिर वो किसी दूसरी कंट्री में जाकर जॉब करे। तो अब वो पर्सन सोचता है और गौर व फिक्र करता है, करने के बाद में एक फ़ैसला लेता है कि फ़ैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सैलरी तो कितनी भी चाहे मिल जाए वो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सैलरी से, तो वो बेस पर इंडिया में रहने का फ़ैसला लेता है। तो अब जो बेस पर उस पर्सन ने फ़ैसला लिया है तो उस फैसले को क्या कहेंगे? मोरल रीज़निंग, यानी कि जो गौर व फिक्र उसने की है, ठीक है, उसके मोरल्स, जो मोरालिटी उसने यूज़ की है और उसकी बेस पर एक जो फ़ैसला लिया है, वो जो सूरत हाल थी उससे निकलने की कोशिश की है, तो उसे कहेंगे मोरल रीज़निंग।
ठीक है, यहाँ पर क्या किया उस पर्सन ने, मोरल रीजनिंग की बेस पे मोरल डिसीजन लिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोरल रीजनिंग, यानी कि वो जो जहनी अमल जिसके ज़रिए बच्चा गौर व फिक्र करके मोरल डायलेमा की सूरत हाल से निकलने की कोशिश करता है और अपनी अखलाक़ी नशोनुमा की बुनियाद पर एक फ़ैसला लेता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो उसकी मोरल रीजनिंग है। और यहाँ पर और एक अहम बात ये है कि जो मोरल डिसीजंस होते हैं और जो मोरल रीज़निंग होती है वो कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे बेस्ड होती है। ठीक है, एक बच्चे का मतलब जहनी अमल कितनी पुख्तगी आई है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा फ़ैसला लेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हाइंस डायलेमा, ये क्या बला है। अब जो हाइंस डायलेमा है दरअसल ये एक कहानी है, अखलाक़ी नशोनुमा पर मबनी कहानी है। जो कोहलबर्ग था जिसने मोरल डेवलपमेंट की थियोरी पेश की, उसने दरअसल ये कहानी मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चों को सुनाई और उनकी जांच की कि उनकी जो अखलाक़ी नशोनुमा है वो कौन से लेवल तक पहुंची है। ठीक है, ये कहानी क्या है, दरअसल एक शख्स होता है हाइंस और उसकी बीवी होती है, वो बहुत बीमार रहती है। तो एक दफ़ा वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और उसको सख्त इलाज की ज़रूरत पेश आई। तो जो हाइंस है वो हॉस्पिटल गया और डॉक्टर ने उसे एक दवाई प्रेस्क्राइब की। ठीक है, तो वो दवाई लाने के लिए जब मेडिसिन के जो सेंटर होता है या फिर मेडिकल या फिर केमिस्ट उसके पास गया तो उसने दवाई देने से इनकार कर दिया और ज़्यादा पैसे मांगे। जो हाइंस था उसके पास उतने पैसे नहीं थे, इसने बहुत ज़्यादा इस्रार किया, लेकिन उसके बाद भी वो जो शख्स है जो केमिस्ट है उसने वो दवाई नहीं दी। और यहाँ पर जो हाइंस की बीवी है वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो यहाँ पर हाइंस ने क्या किया, रात को वो अकेला गया और वो जो दवा थी उसने वो चोरी कर ली और अपनी जो बीवी थी उसकी जान बचा ली। तो ये दरअसल एक कहानी है, ख़याली कहानी है। तो कोहलबर्ग ने क्या किया, इस ख़याली कहानी को मुख्तलिफ़ जो बच्चे थे मुख्तलिफ़ उम्र के उन बच्चों को सुनाया और उनको कुछ सवालात पूछे इस कहानी के रिलेटेड, जैसे कि हाइंस को चोरी करनी चाहिए थी या नहीं, हाइंस अगर पकड़ा जाएगा तो उसे जेल हो जाएगी, हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उसने जो क़ानून है जो लॉ है उसको तोड़ा, तो लॉज तो तोड़ना नहीं चाहिए, और हाइंस को चोरी कर लेनी चाहिए और फिर उसके बाद जाकर अपनी जो गलती है वो जो पुलिस है उसके पास जाकर कबूल कर लेनी चाहिए। और एक क्वेश्चन ये था कि हाइंस को चोरी कर लेनी चाहिए लेकिन अपनी चोरी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि उसने चोरी की। तो इस तरह के चंद सवालात थे जो बच्चों को पूछे गए कोहलबर्ग के ज़रिए। तो मुख्तलिफ़ उम्र के बच्चों ने मुख्तलिफ़ किस्म के जवाबात दिए। तो अब वो जो जवाबात है उसकी बेस पर यहाँ पर स्टेजेस है। ठीक है, कि कौन सी उम्र के बच्चे में कितनी मोरालिटी डेवलप होती है, ठीक है, कितने उसके अंदर अखलाक़ी नशोनुमा डेवलप होती है, वो कोहलबर्ग ने पेश किया। देखें यहाँ पर कोहलबर्ग ने अपने तहक़ीक़ात में बच्चों और नौबलूग़ के साथ इंटरव्यू का तरीक़ा अपनाया और इस बुनियाद पर ये नतीजा अख़ज़ किया कि बच्चे की अखलाक़ी इस्तिदलाल की नशोनुमा के कुल 6 मराहिल होते हैं। कितने मराहिल होते हैं? 6 मराहिल होते हैं, जिनकी दर्जाबंदी 3 मुख्तलिफ़ ज़मरों में की गई। कोहलबर्ग की थियोरी के स्टेजेस या फिर मराहिल कितने हैं? 6 मराहिल है, उनकी दर्जाबंदी 3 मुख्तलिफ़ ज़मरों में की गई है। ठीक है, तो वो जो मेजर जो ज़मरे हैं, मेजर स्टेजेस है, वो कौन से हैं? देखिए यहाँ पर प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। क्या है? प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसको आप अंग्रेज़ी में ही याद रखें, ज़्यादा बेहतर होगा, उर्दू में याद रखेंगे तो दिक्कत पेश आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो एक स्टेज है उसके अंदर 2 मरहले हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर प्री कन्वेंशनल स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है, तो इसके अंदर 2 मरहले दिए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं देखें यहाँ पर, इसकी डिटेल भी हम देखेंगे, घबराइए मत, अभी सिर्फ यहाँ पर इसको याद करेंगे। फर्स्ट क्या है? प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसके अंदर 2 मरहले हैं। फर्स्ट है पनिशमेंट एंड ओबीडियंट स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन या फिर इसे कहेंगे नेव ओरिएंटेशन। ये 2 जो स्टेजेस है ये किसके अंदर है? प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर है। नेक्स्ट आएगा कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज में मज़ीद 2 मरहले हैं, वो कौन से हैं? फर्स्ट है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या फिर इसे कहेंगे गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। क्या है? गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या फिर गुड बॉय या फिर नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। नेक्स्ट फोर्थ वाला है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन या फिर मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर।
ठीक है, ये किसके अंदर आएगा? कन्वेंशनल स्टेज के अंदर आएंगे ये 2 मरहले। नेक्स्ट है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। नेक्स्ट क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के अंदर आएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स है ये लास्ट मरहला है, ठीक है। जो लोग उर्दू में नामों का इंतज़ार कर रहे थे वो लोग आ जाएं। तो यहाँ पर देखिए, प्री कन्वेंशनल स्टेज को कहेंगे हम क़ब्ल रिवायती सतह। क्या कहेंगे? क़ब्ल रिवायती सतह। और इसके अंदर जो 2 मरहले होते हैं उसको हम उर्दू में कहेंगे, फ़र्स्ट वाले को सज़ा और इताअत से मुताल्लिक़ तायुन। नेक्स्ट मुआविनत और मुफ़ाहिमत से मुताल्लिक़ तायुन। ये 2 जो है मरहले फ़र्स्ट स्टेज के हैं, जिसका नाम क्या है? क़ब्ल रिवायती सतह। इसको इंग्लिश में ऑलरेडी पढ़ लिया है हमने, अब यहाँ पर उर्दू में देखेंगे। क़ब्ल रिवायती सतह, सज़ा और इताअत से मुताल्लिक़ तायुन, मुआविनत और मुफ़ाहमत से मुताल्लिक़ तायुन। नेक्स्ट है कन्वेंशनल स्टेज को कहेंगे रिवायती मरहला। कौन सा मरहला? रिवायती मरहला। तो इसके अंदर देखिए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की से मुताल्लिक़ तायुन, ये कौन से स्टेज में आएगा? कन्वेंशनल स्टेज में। नेक्स्ट उसूल और नज़्म से मुताल्लिक़ तायुन, ये किस में आएगा? कन्वेंशनल स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो थर्ड स्टेज है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इसके अंदर मज़ीद 2 मरहले हैं। समाजी मुआहदे से मुताल्लिक़ तायुन, आफाकी अखलाक़ी उसूल से मुताल्लिक़ तायुन। लास्ट वाला कौन सा है? आफाकी अखलाक़ी उसूल से मुताल्लिक़ तायुन। तो अब हम इसकी डिटेल देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्री कन्वेंशनल स्टेज या फिर क़ब्ल रिवायती सतह से। तो जो ये प्री कन्वेंशनल स्टेज है, दरअसल इस स्टेज में बच्चे खुद पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। इनका जो फोकस होता है खुद पे होता है। फोकस ऑन सेल्फ बोल के साइड में लिख लीजिए, ठीक है। फोकस ऑन सेल्फ, बच्चे ज़्यादातर खुद पे फोकस करते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज में। उमूमन ये माना जाता है कि ये जो स्टेज है प्री कन्वेंशनल स्टेज, ये 9 साल तक होता है ऐसा माना जाता है, लेकिन एग्जैक्ट कितने साल का है ये नहीं दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये 9 साल के दरमियान का वक्फ़ा है। और इस स्टेज में बच्चे की ख़ुद की मोरालिटी कुछ नहीं होती, बल्कि बच्चा जो उसको नतीजा आता है उसके बिहेवियर से, उसके अमल से जो नतीजा उसको पेश आता है उसके बेस पर ही वो सही और गलत का फ़ैसला लेता है। तो वो क्या है, चले देखते हैं। फर्स्ट है सज़ा और इताअत से मुताल्लिक़ तायुन, यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज। इस मरहले में बच्चा क्या करता है? इस मरहले में बच्चा आम तौर पर अपने आप को परेशानियों से दूर रखने पर ही ज़्यादा तवज्जो देता है और इस तरह से अपने आप को तनाव, तकलीफ़ जो भी चीज़ें हैं उससे बचाने की कोशिश करता है। तनाव मतलब क्या यहाँ पर? अब जो भी बच्चा सही गलत करेगा तो अगर उसको सज़ा मिलेगी तो उसके लिए तनाव का बायस होगा ना वो, तो वैसी चीज़ों से बचाने के लिए कुछ भी अमल है वो करता है। इस स्टेज में बच्चा सही और गलत का फ़ैसला इस बुनियाद पर लेता है कि इसको सज़ा मिलेगी या फिर उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो उस बेस पे वो क्या करता है, जो भी उसको काम करने हैं वो करता है, ठीक है। मतलब वो गलत कामों से क्यों रुक रहा है? क्योंकि उसको सज़ा मिलेगी। चाहे वो अच्छा काम क्यों ना हो, अगर उसको वो सज़ा मिल जाए तो वो क्या समझेगा कि अरे ये गलत है, मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये करने पर मुझे सज़ा मिलेगी, ठीक है। अगर कुछ काम करने से इसको सज़ा मिलती है तो वो सज़ा के डर से वो काम नहीं करेगा। तो ये कौन से मरहले में होगा? फर्स्ट, सज़ा और इताअत से मुताल्लिक़ तायुन, ठीक है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज में ये होगा, यानी कि सज़ा के खौफ से बच्चा जो है कुछ भी काम करेगा। नेक्स्ट, मुआविनत और मफाहिमत से मुताल्लिक़ तायुन, इसको क्या कहेंगे हम? इंडिविजुअलिज़म, एक्सचेंज या फिर पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन भी कहेंगे, ठीक है। क्योंकि इस उम्र में बच्चा क्या करता है, इस स्टेज में जो सही है वो इस बेस पे करता है कि उसको कुछ मिलेगा, ठीक है। मुझे कुछ चॉकलेट्स मिलेंगे या फिर कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिलेंगे तो मैं अच्छे काम करूँगा। तो इस तरह से इस मरहले में बच्चा करता है। देखें यहाँ पर इस मरहले में बच्चा अपनी ज़रूरियात की जानिब ज़्यादा तवज्जो देता है। फर्स्ट मरहले में क्या था? सज़ा से बचने के लिए, यानी कि ख़ुद को सज़ा से बचाने के लिए। मतलब यहाँ पर जो 2 भी मरहले हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज में, यहाँ पर बच्चा दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा, बल्कि किसके बारे में सोच रहा है? खुद के बारे में, ठीक है। फर्स्ट में भी हमने क्या देखा? खुद को सज़ा से बचाने के लिए। अब यहाँ पर भी क्या कर रहा है? खुद की जानिब ज़्यादा तवज्जो दे रहा है इस मरहले में, ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज के सेकेंड दौर में।
यहाँ पर शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर सेकेंड आना होगा, ठीक है, क्योंकि 6 मरहले तरतीबवार चलेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पर सेकेंड आएगा। आप करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो मरहला है इसे टिट फॉर टैट स्टेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस मरहले में आपने देखा होगा, अगर कुछ काम करने के लिए कहें तो बच्चे कहेंगे कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, ठीक है। अगर किसी ने उनको कुछ मारा करा है तो वो क्या करेंगे, डबल मारेंगे। या फिर अगर उनकी जो बुक है उस पर किसी ने एक अगर लकीर लगा दी तो वो क्या करेंगे, उनकी बुक पर वो भी अपना बदला लेने तक खामोश नहीं रहेंगे, ठीक है, टिट फॉर टैट। और ये मरहले में बच्चा ये भी समझने लगता है कि जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके मुख्तलिफ नज़रिए होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जो मैं हूँ बस वही ख़ुद के नज़रिए को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है, लेकिन यहाँ पर मतलब ये भी समझने लगता है, इम्पोर्टेंस नहीं देता बल्कि समझने लगता है कि चलो दूसरे भी जो है वो लोग भी सोचते हैं, उनके भी कुछ अलग नज़रिए हैं। क्लियर? तो ये था प्री कन्वेंशनल स्टेज। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे कन्वेंशनल स्टेज या फिर रिवायती मरहला। अब यहाँ पर देखिए, बच्चे का जो फोकस है खुद से हटकर अब यहाँ पर दूसरों पर होता है। ये जो मरहला है कन्वेंशनल स्टेज, इसमें बच्चा खुद के बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा फोकस ऑन अदर्स। तो फर्स्ट इसमें देखिए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की से मुताल्लिक़ तायुन, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। अब तो यहाँ पर जो बच्चा है दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए काम करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चा, दूसरों की नज़र में उसे अच्छा बनना है, तो इसके लिए जो भी अमल है वो अंजाम देता है। इस मरहले में बच्चा दूसरों की खुशी को और उनकी दुआओं को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है, सबका नूर नज़र बनने की कोशिश करता है और बच्चा माशरती ज़ाब्तों और रिवायती सूरत के मुताबिक अपने आप को हम आहंग कर लेता है और अपना फ़ैसला लेने से पहले दीगर लोगों को भी जहन में रखता है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, स्टार्टिंग स्टेज में क्या था, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता था, जो उसे चाहिए था बस चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर बच्चे के अंदर क्या हो गई है, नशोनुमा हो गई है और बच्चा अब यहाँ पर खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचने लगा है। अब वो माशरे में अपने आप को ढालने लगा है और एक अच्छा बच्चा या फिर एक अच्छी बच्ची बनने की वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको अब यहाँ पर सबका चहीता बनना है, ठीक है, इसीलिए वो इस तरह के अमाल कर रहा है। नेक्स्ट, उसूल और नज़्म से मुताल्लिक़ तायुन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अब ये जो मरहला है यहाँ पर बच्चे को समझ आ जाता है कि लॉस क्या है, रूल्स क्या है, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, कौन सी अपनी ड्यूटी है, ठीक है, सोसाइटी में रहना है तो कौन से उसूल अपनाने होंगे, तो उसके रिलेटेड यहाँ पर बच्चे को समझ में आने लगता है। देखें, यहाँ पर इस मरहले में बच्चा ये जान लेता है कि मुआशरती निज़ाम अफराद को अपने फ़राइज़ की पाबंदी और उसूल व ज़वाबित का एहतराम करने की ख्वाहिश पर मुनहसर होता है। यानी कि जो माशरती निज़ाम है वो दरअसल अफराद को अपने फ़राइज़ की पाबंदी करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाता है। जो माशरती निज़ाम है उसमें चंद फ़राइज़ होते हैं जिसकी पाबंदी करना हर शख्स को ज़रूरी होता है और चंद उसूल व ज़वाबित होते हैं जिसका एहतराम भी करना होता है। तो अगर बच्चे को समाज में रहना है तो अपने फ़राइज़ की पाबंदी करेगा और जो भी उसूल है, जो भी ज़वाबितें हैं उसका एहतराम करेगा। जैसे कि रेड लाइट है तो रेड लाइट पर रुकना होगा, ठीक है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है तो वहाँ पर स्लो, मतलब जो गाड़ी की रफ्तार है उसको सुस्त करना है। और इस तरह से जो भी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि एम्बुलेंस अगर जा रही है तो उसको रास्ता देना होगा, या फिर कोई अगर झूठ बोल रहा है तो बच्चा उसे बताएगा कि ये गलत है, झूठ बोलना गलत बात है, ऐसा नहीं करते। तो इस तरह की चीज़ें बच्चे में डेवलप होती है कन्वेंशनल स्टेज के आखिरी मरहले में। कब? लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसमें जो फर्स्ट है वो है समाजी मुआहदे से मुताल्लिक़ तायुन। इसमें बच्चा दुरुस्त अमल, ज़रूरतों और हुकूक़ से मुतारफ़ होता है जिन पर समाज मुत्तफ़िक़ है। एक मुनासिब तरीक़े के ज़रिए इनको बदला भी जा सकता है, ये भी बच्चे को समझ में आ जाता है। यानी कि जैसा कि हाइंस की बीवी है
तो वो बीमार थी तो उसने चोरी कर ली। तो यहाँ पर क्या बात समझ आ रही है कि चोरी करना तो गलत है, लेकिन एक इंसान की जान से बढ़ के नहीं है। जो भी उसूल वगैरह है वो किसके लिए बनाए गए हैं? दरअसल इंसानों के लिए बनाए गए हैं। तो जब एक इंसान की जान पर बल आती है तो वो जो उसूल है उसको बदला भी जा सकता है। ये बच्चा समझता है इस स्टेज में। जैसे कि रेड लाइट पर रुकना है, लेकिन अगर कुछ इमरजेंसी है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको वक्त पर हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो बच्चा क्या करता है? वो रूल तोड़ देता है। तो ये कौन सा स्टेज में आएगा? समाजी मुआहदे से मुताल्लिक़ ताय्युन के अंदर आएगा। नेक्स्ट लास्ट है आफाकी अखलाक़ी उसूल से मुताल्लिक़ ताय्युन, ठीक है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये जो मरहला है काफ़ी कम अफराद इस सतह तक पहुँच सकते हैं। ये मरहले में मुतबादिल का इंतखाब करने में न सिर्फ समाज के उसूल को जहन में रखा जाता है बल्कि इसके हुदूद को भी जहन में रखा जाता है। जहाँ तक आफाकी अखलाक़ी उसूल व ज़ाब्त का इस्तेमाल है, इंतहाई शदीद हालात में भी फ़र्द इनके उसूल को कायम व दायम रखता है, अपना सब कुछ कुर्बान करने, यहाँ तक कि शहीद होने के लिए भी तैयार हो जाता है। मतलब यहाँ पर बच्चा सही क्या है, गलत क्या है, कौन से प्रिंसिपल्स की बेस पर वो फ़ैसला ले रहा है, उसकी जो अंदरूनी, ठीक है, कॉन्शियसनेस जो है, जो उसका अंदरूनी शऊर है, वो अपने शऊर के ज़रिए, ठीक है, जो अपनी ज़मीर की आवाज़ है उसके ज़रिए वो फ़ैसला लेता है कि क्या सही है क्या गलत है। और अगर इस राह में उसको अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो वो कर देगा, शहीद हो जाएगा। और इसके अलावा वो मतलब जो समाज है, जो इंसानियत है, उसके लिए बहुत ज़्यादा उसके दिल में जज्बा होता है और वो उसकी मदद में निकल जाता है, ख़ुद की परवाह किए बग़ैर वो निकल जाता है और उसके लिए कुछ भी करने के लिए वो रेडी हो जाता है। जैसे कि मदर टेरेसा, महात्मा गांधी वगैरह।